नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज में अब्बास अंसारी की आज कोर्ट में पेशी है। एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। आज बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में आज अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। ईडी ने अब्बास की 14 दिनों की रिमांड मांगी है। थोड़ी देर में एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब्बास की कोर्ट में पेशी हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में आज अब्बास अंसारी की पेशी हुई है। ईडी ने अब्बास की 14 दिन की रिमांड मांगी है कोर्ट से। प्रवर्तन निदेशालय ने बता दें कि शुक्रवार को माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे जो है अब्बास अंसारी को 9 घंटे की पूछताछ के बाद उनको हिरासत में लिया था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए प्रयागराज से शोएब रिजवी जुड़ गए हमारे संवाददाता। शोएब, अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई है, थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। कल 2 बजे वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे, उनसे लंबी पूछताछ हुई। 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ हुई। बाद में रात में करीब 11 बजे उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया, फिर उन्हें ईडी दफ्तर ले आया गया। उसके बाद पूरी रात वो उसी दफ्तर में रहे हैं। उसके बाद सुबह उन्हें कालविन अस्पताल ले जाकर के उनका मेडिकल कराया गया और करीब 1:30 से 2 बजे के बीच उन्हें जिला जज जो प्रयागराज है उनके यहाँ पेश किया गया है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई हैं। जो सरकारी वकील हैं उन्होंने इनको ईडी के लिए 14 दिन की रिमांड की डिमांड की है। हालांकि जो बचाव पक्ष यानी अब्बास अंसारी के वकील उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस दौरान इन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि इन्हें कई जगहों पर ले जाया जा सकता है। साथ ही साथ इस पूरी पूछताछ और इस दौरान उनको जो वकील हैं उनको साथ रहने दिया जाए, उनसे उनके सामने पूछताछ की जाए। इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों तरफ से अपना पक्ष रखा गया है। जहां सरकार की तरफ से जो वकील हैं उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है उसमें कहा गया है कि अभी ईडी और पूछताछ करने के लिए उससे समय चाहिए और ऐसे में उन्हें 14 दिन की रिमांड दी जाए अब्बास अंसारी को, इसीलिए उन्होंने 14 दिन की रिमांड मांगी है। जबकि बचाव पक्ष ने साफ किया है कि अगर उन्हें रिमांड पर दिया जाता है तो उस दौरान उनके वकील को उनके साथ रहने दिया जाए। इस तरह से दोनों को पक्ष रखा जा चुका है। हालांकि अभी भी अब्बास अंसारी जो जिला जज की कोर्ट है उसमें मौजूद है। अभी इस बारे में क्या निर्णय होता है इसका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि निश्चित तौर पर हो सकता है कि उन्हें रिमांड पे दिया जाए। 1 हफ्ते या 5 दिनों के लिए रिमांड पर दिया जा सकता है और ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ईडी इस मामले की जांच कर रही थी, कब से ईडी ने मामले का संज्ञान में लिया था? देखिए, दरअसल उनके जो पिता है मुख्तार अंसारी, उनकी ईडी जांच कर रही है। उनसे जुड़े तमाम मामलों पर ईडी ने उनके परिवार के तमाम सदस्यों से अलग अलग समय में पूछताछ की है। जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है अफनान अंसारी, उनसे भी पूछताछ की है। साथ ही साथ उनके जो बेटे हैं उनसे पूछताछ की, उनकी पत्नी से पूछताछ की। उसी कड़ी में अब्बास जो खुद विधायक हैं उनसे भी पूछताछ की और ईडी ने इस दौरान उनकी भी जो संपत्ति है उसकी डिटेल, उनकी जानकारी मांगी है। हालांकि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस बीच में उन्होंने बहुत साफ जवाब नहीं दिए हैं, गोलमोल जवाब दिए हैं, लेकिन इस बीच में ईडी ने पूछताछ के लिए कहीं ना कहीं उन्हें हिरासत में लिया और अब बाकायदा जिला जज की कोर्ट में उनको पेश कर दिया गया है। अब कोर्ट के जरिए तय होगा कि उन्हें ईडी की रिमांड पे दिया जाता है या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या क्या कुछ आगे तय होता है, इसका थोड़ा जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो सरकार की तरफ से वकील हैं उनकी तरफ से ईडी के जरिए इनको रिमांड पे मांगा गया है ताकि ईडी और जो पूछताछ करना चाहती है उसका समय मिल सके उन्हें। शोएब, मुख्तार अंसारी की बात करें तो वो इस समय जेल में है, तो एक तरह से प्रशासन पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जेल में है और अब उनके बेटे गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगातार जो सरकार है उसकी तरफ से घेराबंदी की जा रही है। मुख्तार अंसारी जो जेल में है उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। उनके परिवार के अलग अलग सदस्यों से पूछताछ की, उनकी पत्नी के खिलाफ से भी पूछताछ की गई, बेटे से भी पूछताछ की गई थी। कई राउंड पूछताछ हुई। यही नहीं, ईडी ने बाकायदा लुकआउट उनकी पत्नी और अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था, जो इन परिस्थितियों में जारी किया जाता है कि कहीं बाहर या विदेश ना चले जाएं। तो इस तरह की कार्रवाई पहले कर चुकी है। अब कल इन्हें फिर बुलाया गया था नोटिस करके ईडी के दफ्तर पर और वहीं पे लंबी पूछताछ हुई। इस बीच में
तो हो सकता है पूछताछ में जो जवाब है जी। वो संतोषजनक नहीं मिला, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा जो ईडी की टीम है उन्हें हिरासत में लिया है और उनका मेडिकल कराने के बाद जी। आज उन्हें जिला जज की कोर्ट में पेश किया था, जहां पर दोनों पक्ष ने यानी जो अब्बास अंसारी के वकील हैं और सरकार के वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है। सरकारी पक्ष वकीलों ने जहां 14 दिन की ईडी को रिमांड देने की बात की है ताकि इनकी आगे की और पूछताछ की जा सके, जो संपत्तियों के बारे में और ब्यौरा इकट्ठा किया जा सके। वहीं जो अब्बास अंसारी के वकील है उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अगर उन्हें ईडी की कस्टडी में दिया जाता है तो इस बीच में उनके वकील भी उनके साथ रहे, इस पूछताछ में उनके वकील को साथ में रखा जाए, साथ ही साथ उन्हें जहां भी ले जाए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जी शोएब, अब देखना होगा कि कोर्ट अभी क्या फैसला लेता है। फिलहाल नितिन के पास चलते हैं। नितिन, बीजेपी को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। एक तरफ अब जो मुख्तार अंसारी है उनको घेरती थी और अब उनके बेटे पर पूरी तरह शिकंजा कसा जा चुका है। उनके बेटे को घेरने की तैयारी में अब बीजेपी रहेगी। ये देखिए पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा ये मिल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले अब्बास अंसारी को जो है जेल के अंदर करा था, फिर उसके बाद में उनके बेटे को जो है उनके बेटे को अब जेल के अंदर किया जा रहा है। जिस तरीके से 14 दिन की जो हिरासत है, पुलिस ने हिरासत मांगी, ईडी ने कहा है कि 14 दिन की हिरासत के लिए इनको ईडी में पेश किया जाएगा। तो आज MP MLA के जो कोर्ट है उसमें 9 घंटे की जो पूछताछ की गई थी, ईडी ने पूछताछ किया तो उसमें भी 14 दिन की जो हिरासत मांगी है कि 14 दिन तक के रिमांड के लिए और अब्बास अंसारी यहाँ पर रहेंगे। लेकिन उसके बाद में उनके जो वकील हैं उनके वकील भी उनके साथ में रहेंगे, साथ ही वकीलों के साथ उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था की बात जहाँ की जा रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था भी इसमें जो पुख्ता इंतजाम जो रहेंगे, तो पुख्ता सुरक्षा के बीच में जो अब्बास अंसारी यहाँ कोर्ट में पेश किए जाएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके पिताजी जो है उसमें अंदर है जेल में, तो उसके बाद में अब जो बेटा है अब्बास अंसारी उसमें पहले भी जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से काफ़ी इनमें दिक्कतों का इनको देखना पड़ रहा था कि अब्बास अंसारी जो है अब उनके बेटे पे ईडी ने जो शिकंजा कचा उनसे पूछताछ की गई है। उन्होंने यही बताया कि जिस तरीके से सरकार इनको घेरने की कोशिश कर रही है और तमाम इस पे मुद्दे जो है मिलने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अब्बास अंसारी को अभी 14 दिन के लिए जो है पूछताछ के लिए ईडी ने कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है, लेकिन अभी 9 घंटे की जो पूछताछ चली है तो उसमें कहीं इनके जो ब्यूरो है पूरी तरीके से इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है यहाँ पर खंगाले गए हैं कि आखिरकार ईडी पूरे सबूतों के तौर पर लगी हुई है कि जिस तरीके से इन्होंने जमीन की बात की जाए, अलग अलग तरीके के जहाँ इन्होंने मकान बना रखे, पूरी तरीके से ईडी अभी पूरे सवालों में इनको घेरने में लगी हुई है। जी शोएब, मुख्तार अंसारी के लिए ईडी जो है अभी 14 दिन की रिमांड मांग रही है। अगर 14 दिन की रिमांड मिल जाती है तो अब्बास अंसारी के पास अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, इस बीच में जब अगर उनकी जो ईडी की वकील की तरफ से जो डिमांड की गई अगर वो पूरी हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस बीच में अब्बास अंसारी को अलग अलग जगहों पर जहां भी इनकी संपत्ति के बारे में उनके पास जानकारी होगी तो वो वहां पर ले जा करके उसकी पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं मऊ या गाजीपुर, लखनऊ या अलग अलग शहरों में जहां भी ईडी को लगता है कि इन्होंने बेनामी संपत्ति या उनके परिवार के लोगों ने संपत्ति की कार्रवाई तो ईडी पहले ही कर चुकी है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। बिल्कुल, इनके खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, लेकिन चूंकि ईडी में जो मामला दर्ज है उसमें जो इनकी संपत्तियां हैं, खासतौर से जो बेनामी संपत्ति है जिसका पता लगाने की ईडी लगातार कोशिश कर रही है और इसीलिए नोटिस के जरिए इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में ईडी ने कल भी ने बुलाया था और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें कहीं ना कहीं संतोषजनक स्थितियां नहीं लगी हैं और इसीलिए उन्होंने हिरासत में लिया है, अब बाकायदा कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड की डिमांड की है। और रिमांड मिलने के बाद निश्चित तौर पर ईडी ने जो अपना होमवर्क कर रखा होगा, जहां भी उन्हें लगता है कि ये बेनामी संपत्ति इनके या इनके परिवार की हो सकती है, यानी अब्बास अंसारी या इनके परिवार की, वहां पर इसकी पुष्टि के लिए इन्हें लेकर जा सकती है और भी पूछताछ कर सकती है, अलग अलग जगहों पर ले जा सकती है। तो इस तरह की चीजें अभी इनके लिए होगी जो इनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करेगी। जी नितिन, ईडी 9 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, ठीक है, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया अब्बास को और अभी भी 14 दिन की रिमांड मांग रही है। तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर ईडी की तरफ से कि क्या कार्रवाई वो और आगे करना चाहती है अब्बास अंसारी के खिलाफ? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 9 घंटे जो पूछताछ चली थी ईडी की, तो उसके बाद में 14 दिन की जो रिमांड है वो और भी मांगे। ईडी को MP MLA जो कोर्ट्स है उसने जो साफ ये कहा है कि 14 दिन की इसमें रिमांड जो है और भी दी जाएगी अब्बास अंसारी को। लेकिन अब इसमें यही देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से अब्बास अंसारी अब जेल के अंदर भी हो जा सकते हैं, तो उसी पे कहीं ना कहीं पूरे इसके जो बायोडाटा है वो पूरा खंगालने में लगी हुई है। ईडी पहले कहीं बेनामी जो संपत्ति है इनके नाम जो जाँच उसमें कराया जा रहा है, पहले 9 घंटे पूछताछ चली थी, कल देर भी इनसे पूछताछ चली थी, लेकिन उस पर भी यही साफ यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इन्हें बेनाम संपत्ति यहाँ पर
जो बनाई हुई है उसके पूरे प्रूफ निकालने में लगे, कहाँ कहाँ पर अब्बास अंसारी की यहाँ पर संपत्ति बनी हुई है, कौन कौन से जिलों में इनकी संपत्ति, तमाम इनके ब्यूरो जो है वहाँ पर निकाला जा रहा है, सभी कागजात को सब ईडी जो है खंगालने में लगे। लेकिन 14 दिन के जो रिमांड की हिरासत में मांगे कि 14 दिन को लिए और अब्बास अंसारी को यहाँ पर भेजा जाएगा और साथ ही इसमें पूरे इसमें तामझाम इसको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह और भी खंगालने में लगे, क्योंकि 14 दिन तक का जो समय मांगा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़ी एक ईडी जो रिमांड की जो बात की गई कि 14 दिन की यहाँ रिमांड हिरासत में जो है अब्बास अंसारी को रखा जाएगा, तो उसमें पूरे इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को खंगाला जाएगा, क्योंकि इसमें जिस तरीके से अब्बास अंसारी का एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो अब उन पर जो ईडी ने शिकंजा कसा है, तो शिकंजा कहीं उस पर जो पूरी तरीके से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले इनके पिता जो हैं बाप जो इनके उसमें जेल में बंद है, तो वहीं बेटे की जो तैयारी यहाँ पर करने में लगी हुई है। जी शोएब, जब अब्बास अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, मुख्तार पर भी हो चुकी है, तो ईडी को कार्रवाई में इतना देरी क्यों हो रही है? क्या जानकारी जुटाना चाहती है अब ईडी मुख्तार अंसारी या अब्बास अंसारी से? बिल्कुल, क्योंकि मुख्तार अंसारी पे जो भी कार्रवाई हुई है वो शिकायतों और या इस तरह के जो FIR थी या उनके खिलाफ जो भी चीजें थी उस पर ज्यादातर कार्रवाइयां हुई हैं। लेकिन ईडी एक अलग तरह की एजेंसी है जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करती है, और इस तरह की जो इनके ऊपर शिकायत है उसको लेकर के न सिर्फ मुख्तार अंसारी पर उनके परिवार के लोगों की अलग अलग ये एजेंसी लगातार जांच कर रही है, और ये इस मामले में लगातार कहीं ना कहीं सुराग निकालने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से कहाँ कहाँ इनकी संपत्तियां हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में ये देखा जाता है कि बहुत बार जो चीजें दिखती हैं पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं, उन तमाम राज को खोलने के लिए ईडी लगातार कोशिश कर रही है। जी शोएब, इस पर चर्चा के लिए हमारे पास सपा प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ी देर में अब्बास अंसारी को लेकर MP MLA कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, सपा के लिए कितना बड़ा झटका है आजम खान के बाद अब्बास अंसारी? मेरे ख्याल से ये जो रॉकेट होता है जो अंतरिक्ष में जाता है उससे तेज गति से भी उत्तर प्रदेश की सरकार त्वरित कार्रवाई करवाने में और सेंट्रल की मोदी सरकार कार्रवाई कराने में लगी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार ना अब्बास जी हमारी पार्टी से नहीं है, गठबंधन से लड़े थे चुनाव, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से पूछना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा कहाँ गायब हो गई? अंतरिक्ष चली गई क्या? प्रियंका शर्मा कहाँ गायब हो गए? वो भी अंतरिक्ष चले गए। आइसलैंड में उन्होंने अपना मकान बना लिया जहाँ भारत के कानूनों का नियमों का वहां पे लागू नहीं होता हो। क्या ये दिखाई बताई अब सुनाई नहीं पड़ता है कि इस पूरी दुनिया में अगर सबसे बेकार और घटिया सरकार कोई चला रहा है आज की डेट में तो वो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे वो सेंट्रल में। मनोज जी, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है अब्बास अंसारी के खिलाफ, नुपुर शर्मा और प्रवेश वर्मा की जो आप बात कर रहे हैं वो अलग मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं आप। मैं ईडी तो विपक्ष के नेताओं के लिए ईडी काम करती है, इसमें क्या ईडी बची क्या है? ईडी कोई पवित्र है क्या? ईडी को मैं क्या कहूँ कि वो दुनिया की सबसे पवित्र संस्था बन के रहेगी? सिर्फ विपक्ष के नेता भी तो कमाई करे सत्ता वाले और जांच करो विपक्ष की, इसे कहते हैं। आपके नेताओं पर अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो वो अपवित्र हो गई है? आप ये बताइए, सत्ता में बैठे लोग मलाई चाट रहे हैं, 8 साल से मोदी के अधिकारी और मंत्री कमा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, और ईडी को विपक्ष में बैठे लोगों याद आ रहे हैं। इसको कहते हैं धूर्तता की राजनीति करना। बीजेपी सारी पराकाष्ठा पार कर रही, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं भाजपा से, दिन दूर नहीं होते हैं बदलने के। जिस दिन बदलाव होगा देश छोड़ के ये भाग जाएंगे सब, क्योंकि ये इस देश की किसी संस्था को 1 मिनट भी जांच के दायरे में आके बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है मनोज जी, उतना ही काम करे जितना कि संवैधानिक दायरे में सही बनता हो। ठीक है, अगर आज अब्बास अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है तो इस पर सपा आगे क्या कार्रवाई करेगी? उनके लिए आगे सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है, 14 दिन की उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? समाजवादी पार्टी के वो विधायक नहीं है जी, वो मुख्तार अंसारी तो रहे हैं ना? नहीं, मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी में कभी थे, जब थे तब की बात है। आज वो हमारी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ मीडिया के द्वारा बीजेपी के द्वारा कहा जाएगा तो ठीक है, जो कहा जाएगा उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम सीधे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बीजेपी अन्याय अत्याचार की राजनीति पूरे देश में कर रही है। मनोज जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं, हरीश चंद्र श्रीवास्तव। हरीश जी, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे विपक्षी दल के मित्रों को जब
अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे विपक्षी दल के मित्रों को होती है। जी। और वास्तविकता है कि अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए योगी सरकार काम कर रही है। जी। जिन लोगों के खिलाफ भी किसी तरह के इस तरह के मामले पाए गए हैं, जी। उसमें जो सरकारी एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। और हरीश इसमें जी, मनोज जी ईडी कह रहे हैं ईडी पवित्र है क्या? ईडी सिर्फ विपक्ष के जो नेता हैं उन्हीं पर कार्रवाई करती है, जो बीजेपी नेता हैं उन पर कब कार्रवाई होगी? नहीं, वो बीजेपी नेता के खिलाफ भी अगर कोई ऐसा मामला बनता हो तो जी। शिकायत करे, वो उनके भी खिलाफ कार्रवाई करेगी। जी। ये सरकारी एजेंसियां हैं, इनके लिए बीजेपी और कांग्रेस और सपा और बसपा या इस तरह की कोई लाइन नहीं खींची हुई है। जिनके खिलाफ उनके यहाँ मामले दर्ज होते हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। तो जो भी अब ईडी को तथ्य मिला होगा और जो उसकी न्यायिक प्रक्रिया होगी वो अडॉप्ट करेंगे। मनोज जी, केंद्र में बीजेपी है और प्रदेश में भी बीजेपी है, तो जो भी आरोपी हैं मुख्तार अंसारी या फिर अब्बास अंसारी, कार्रवाई तो जरूर होगी। मनोज जी। हाँ, मैं खुले शब्दों में चैलेंज करके बीजेपी के नेताओं को कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन लें जी, प्रधानमंत्री भी सुन लें आपके चैनल के माध्यम से, उनके जो बैठे आईटी सेल के लोग सुन लें। जब उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह पे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि वो जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री थे उसमें 32,000 करोड़ का घोटाला हुआ, क्यों नहीं जांच कराई ईडी ने? ईडी भांग का के बैठा है क्या? ईडी ने क्या अपने आप को नशे में कर लिया कि हम बीजेपी के नेताओं पे जिन पे बड़े बड़े आरोप लगेंगे, अरबों खरबों के घोटाले के आरोप लगेंगे, उनकी जांच कौन करेगा? कौन करेगा? पाकिस्तान से एजेंसी बुलाई जाए, अमेरिका से एजेंसी बुलाई जाए, कौन आएगा उनकी जांच करने? ये हरीश चंद्र श्रीवास्तव बताएंगे नहीं बताएंगे? हरीश जी जवाब दीजिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं मनोज जी। मैंने कहा ना कि सभी के खिलाफ आरोपों की जांच, जिनके खिलाफ अभियोग दर्ज हैं उनके क्या खिलाफ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई होगी? उन पर ही तुरंत कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई या जल्दी कार्रवाई क्यों की जाती है? जवाब दिया, मनोज जी ने भी उसको सुना होगा जी। इन एजेंसियों के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। जिनके खिलाफ भी अभियोग दर्ज है उनके खिलाफ वो विधिवत कार्रवाई कर रही है, उसमें जांच कर रही है। किसी बीजेपी के खिलाफ या कहीं उनको भ्रष्टाचार दिखता है, मनोज जी को मैं चुनौती देता हूँ, वो अभियोग दर्ज कराएं, ये एजेंसियां जांच करेगी। वो बीजेपी और किसी पार्टी की एजेंसी नहीं है, वो सरकार की एजेंसी है और सरकार सतत होती है। जी हरीश जी, इस तरह के आरोपों का कोई अर्थ नहीं है। बस ये अवश्य है कि जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो विपक्षी दल के हमारे मित्र जो हैं उनको कठिनाइयां होती हैं। जी मनोज जी, आपने बताया नहीं कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अब्बास अंसारी को। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी आपकी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी क्या याचिका उनके लिए? आगे कैसे उनको बचाव किया जाएगा? देखिए, वो समाजवादी पार्टी के नहीं है भाई, अब बार बार मैं कह रहा हूँ, वो गठबंधन दल के थे और वो सुहेल देव राजभर पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी के होते तो समाजवादी पार्टी उस पर अपना वक्तव्य देती, लेकिन एक आम नागरिक के हैसियत से और एक विधायक जो विपक्ष के हैं हमारे गठबंधन के, उस नाते मैं आपसे कह रहा हूँ तो ये चीजें जो कही जा रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि बीजेपी ने अत्याचार अनाचार शुरू कर दिया है। बहुत कायदे से नुपुर शर्मा किस गुफा में बैठी है, तपस्या कर रही है क्या? बीजेपी की एजेंसियों को दिख नहीं रही है नुपुर शर्मा, उससे कितने अभियोग दर्ज हैं? कब ढूंढेंगे? कौन ढूंढेगा जी? कब हरीश जी सुन रहे हैं आप, जवाब दीजिए। चली गई नुपुर शर्मा, क्या ये इनको हरिश्चंद्र जी को दिखता नहीं है क्या? हरीश जी, बीजेपी की सरकार को दिखता नहीं है क्या? मैंने कहा कि जिन जिन के भी खिलाफ अभियोग दर्ज हैं उन पर सब पे कार्रवाइयां हो रही। कब हो रही है? कब होंगी? मनोज जी को नहीं दिखता होगी, वो बात अलग नुपुर है। शर्मा पर कब कार्रवाई होगी पूछ रहे हैं मनोज जी कि नुपुर शर्मा, प्रवेश वर्मा मनोज पर जी कब को कार्रवाई चाहिए होगी? ये सवाल ईडी से करें। ईडी ही और ये जो एजेंसियां हैं वही इसको जवाब देंगी, क्योंकि वही जांच करती हैं और वही उन प्रक्रिया को अडॉप्ट करती हैं। तो उनसे वो सवाल पूछेंगे तो निश्चित वो बताएंगे कि कब वो जांच कर रही हैं। चलिए हम उनसे भी सवाल करेंगे, लेकिन आप बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपको भी जानकारी होती है, आप बैठते हैं, आप पक्ष रखते हैं अपने नहीं, नेताओं हम को, तो सरकारी आपसे एजेंसियों की सवाल पूछना जानकारी जायज नहीं है रखते और आपसे सरकारी ही पूछा एजेंसियां क्या कर जाएगा। नहीं, मैंने जवाब दिया जी, कि जिसके भी खिलाफ अभियोग दर्ज होगा ये एजेंसियां उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उनके लिए कोई
किसी पार्टी या दलगत या व्यक्तिगत कोई लाइन नहीं खींची हुई। जी, तो मनोज जी, आप ईडी की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? ईडी अभी जांच कर रही है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब्बास अंसारी को भेज दिया गया है। देखिए, स्पष्ट हो गया। आप, मैंने सवाल पूछा, आपने भी कई बार जी, बीजेपी फोन के काट दिया प्रवक्ता उन्होंने। लगातार नहीं, वो भाग जाएंगे, वो जी, लोग हरीश भागने जी ने वाले फोन लोग काट हैं, दिया। क्योंकि जब आप कठिन सवाल उनसे पूछ लोगे, जब उनकी कमियों के बारे में पूछ लोगे तो भाग जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत पुराने भगोड़े हैं, ये हमको स्पष्ट रूप से मालूम है। जब ये देश गुलाम था तब भी ये भगोड़ेगिरी करते थे। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के अनगिनत नेताओं के खिलाफ अपराध के, भ्रष्टाचार के, हेट टीचिंग के जितना भी मामलात बनते हैं हिंदुस्तान में, वो सब बनते हैं। आपको एक संस्मरण 2 लाइन में याद दिला देता हूँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि यूपी में जो क्राइम रेट है वो कम हुआ है, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं इसको लेकर। वो क्राइम रेट इसलिए कम हो गया कि भाजपाइयों पे कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, तो अपने आप कम हो जाएगा। सिंपल सी बात। भाजपाइयों पे ना तो FIR दर्ज होती है, ना उन पर भ्रष्टाचार की बात होती है, ना उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है, ना वो रेप करते हैं। जब जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन, आपका भी